हेलो चैम, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। एंड इन दिस वीडियो हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई के क्लास इकोनॉमिक्स की क्लास 12th का सैम्पल पेपर फॉर 2025 बोर्ड्स। ओके, ये सैम्पल पेपर काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, बिकॉज आपको इससे आइडिया लगेगा किस तरीके से एग्ज़ाम में हमें पैटर्न को फॉलो करना है और किन क्वेश्चंस को किस तरीके से देखना है और उनके आंसर्स को किस तरीके से लिखना है। ओके, इससे की लास्ट वीडियोस में हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड लास्ट 10 ईयर PYQs को डिस्कस करा। ठीक है, एंड आई विल क्रिएट अ प्लेलिस्ट फॉर दैट। मैंने सारी वीडियोस को अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो बढ़ते हैं सेक्शन ए की तरफ, दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, मतलब ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट 1 है, कंजम्पशन फंक्शन एज्यूम दैट कंजम्पशन चेंजेस एट अ कांस्टेंट रेट एज इनकम चेंजेस। यानी अगर इनकम बढ़ेगी तो कंजम्पशन जो है कांस्टेंट रेट पर बढ़ेगा। और स्टेटमेंट 2 है कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू द टोटल इनकम। ठीक है, तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन का मतलब क्या कहा है इन्होंने कि टोटल कंजम्पशन जो है टू डिवाइड बाय टोटल इनकम। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट कौन सी ट्रू है और कौन सा किस तरीके से, मतलब कौन सा एक्सप्लेनेशन कर रहा है। तो देख से पता चल रहा है कि स्टेटमेंट 1 जो है करेक्ट है एंड स्टेटमेंट 2 इज़ फॉल्स। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन जब भी मतलब कह सकते हैं कि कंजम्पशन चेंज करती है एट कांस्टेंट रेट, बिकॉज जो कंजम्पशन होती है, एक तो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होती है जिसको हम C बार से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी होती है। ठीक है, ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, ये हमारी ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन होते हैं। हम इसको डिस सेविंग भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है, और इसके अंदर बोला गया है कि कंजम्पशन जो है कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रही है इनकम में। तो यस, ये ट्रू है स्टेटमेंट, क्योंकि अगर इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन कांस्टेंट रेट पे इंक्रीज करती है। ठीक है, और अगर इनकम बढ़ती है सेविंग भी बढ़ सकती है। ठीक है, वो दोनों का मिक्स होता है, कंजम्पशन और सेविंग का मिक्स होता है इनकम। स्टेटमेंट 2 करिए, ऑटोनॉमस कंजम्पशन इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू द टोटल इनकम। नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन ये नहीं होती। ऑटोनॉमस कंजम्पशन जैसे मैंने बोला आपको, ये C बार है, इसको हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। तो ये टोटल कंजम्पशन टू द टोटल इनकम का रेशियो नहीं होता। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। एक क्लोज इकोनॉमी, सेकंड क्वेश्चन है, फॉर क्लोज इकोनॉमी विद नो फॉरेन ट्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, अगर एक इकोनॉमिक क्लोज होगी ना तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, इक्वल टू का नेशनल प्रोडक्ट के। देखिए, डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर हम जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कंजम्पशन प्रोडक्शन को प्रोड्यूस हो रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, उसका कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, ओवरऑल इकोनॉमी में। और नेशनल प्रोडक्ट में हम एक कंपोनेंट ऐड कर देते हैं, इसको होते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री में कितनी इनकम आ रही है और कितनी जा रही है। बट अगर हमारी इकोनॉमी क्लोज है, ठीक है, क्लोज इकोनॉमी, तो इनकम बाहर और अंदर आ नहीं रही है, तो NFI हमारा जीरो हो गया। तो उस केस में हमारा जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो नेशनल प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है, यानी हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल हो जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी फर्स्ट वाली। ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है अपने वीडियोस के अंदर कि GDP और GDP का क्या कॉन्सेप्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द वैल्यू ऑफ डैश कैन बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, ग्रेटर देन 1 हो सकता है। मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिन प्रोपेंसिटी टू सेव, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, देखिए मार्जिन का मतलब क्या होता है, जब एक एडिशनल कंजम्पशन से हमें क्या मिल रहा है, प्रोपेंसिटी। मतलब देखिए, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी इनकम के बढ़ने से हमारी एडिशनल, अगर 1 यूनिट ऑफ इनकम बढ़ रहा है तो हमारी कंजम्पशन उससे कितनी बढ़ रही है, तो हम कह सकते हैं वो MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। उसी तरीके से अगर हमारा 1 यूनिट ऑफ इनकम बढ़ रहा है तो उससे हमारी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी बढ़ रही है, उसको हम MPS कह सकते हैं। ठीक है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ठीक है, हमारी एवरेज कितनी कंजम्पशन है, यानी टोटल कंजम्पशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। ठीक है, कह सकते हैं। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कितना है और एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव कितना है। हमें इसने पूछा कि वैल्यू ऑफ डैश ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो हमारा APC एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ग्रेटर देन 1 होगा हमेशा। ठीक है, इसलिए P स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 है, एज पर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रेस रिपोर्ट 29 दिसंबर 2022, ठीक है, नेट एक्सटर्नल बोरोइंग टू इंडिया रिकॉर्डेड एंड आउटफ्लो ऑफ 0.4 बिलियन इन द सेकंड क्वार्टर। द अबव स्टेटमेंट विल बी रिकॉर्डेड ऑफ द डैश एंड डैश साइड ऑफ द पेमेंट अकाउंट। ठीक है, तो इसका आंसर है हमारा कैपिटल एंड डेबिट, जो कि मैंने एक अपने इकोनॉमी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिस्कस किया 2024 के। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमारी नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ठीक है, हमारी कमर्शियल बोरोइंग, हमने बाहर से जो पैसा उठा रहे हैं वो ठीक है $0.4 बिलियन दिखा रहा है सेकेंड क्वार्टर में। सेकेंड क्वार्टर में जो हमारी बोरोइंग है, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो इंडिया की है,
वो रिकॉर्ड कर रहा है एज एन आउटफ्लो ऑफ $0.4 बिलियन इन द सेकंड क्वार्टर। तो हम इसको किस में, यानी अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम इसको किस साइड रखेंगे? ये हमारी डेबिट साइड है, ये हमारी क्रेडिट साइड है, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से रखेंगे, ठीक है, उस तरीके से दिखाई है। तो और कैपिटल और करंट का भी कंसेप्ट होता है इसमें, ठीक है। तो अगर अबव ट्रांजेक्शन कहाँ पे होगी? हमारी होगी कैपिटल ट्रांजेक्शन, ठीक है, और हमारी डेबिट साइड पे होगी। देखिए जब हम बोरोइंग ले रहे हैं तो एक तरीके से वो क्रेडिट होनी चाहिए, बट यहाँ पे आउटफ्लो दिखाया गया है, यानी पैसा हम जो हमने लिया था वो आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है, जा रहा है पैसा, ठीक है। तो जब जाता है पैसा तो वो हमारा डेबिट साइड पे आएगा, और ये कैपिटल नेचर का है। बोरोइंग जो हमेशा होती है ना कैपिटल नेचर की, इसलिए कैपिटल और डेबिट दोनों आएगा, यानी डेबिट के अंदर कैपिटल नेचर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी यूनिट्स ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय मनी। तो मनी का जो फंक्शंस होता है ना, ठीक है, वो हम कह सकते हैं क्या है? देखिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, स्टोर ऑफ वैल्यू है, यूनिट ऑफ अकाउंट है, या मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अब यहाँ पूछा है द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, यानी जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हम कंज्यूम करें, परचेज करें, उसकी एक मॉनेटरी वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए अगर हमने एक फ़ोन परचेज़ किया, ठीक है, फ़ोन परचेज़ किया, तो मान लीजिए वो 10,000 रुपीज़ का था, यानी कि इस गुड की जो मॉनेटरी वैल्यू है वो 10,000, यानी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये कौन सा फंक्शन है मनी का? ठीक है, ये फंक्शन है हमारा यूनिट ऑफ अकाउंट का, यानी हम इस यूनिट की मतलब मॉनेटरी टर्म्स में इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, 10,000 रुपीज़ में। तो इसको कह सकते हैं ये फंक्शन है मनी का यूनिट ऑफ अकाउंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है वी फाइंड द मिसिंग फिगर्स एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। यहाँ पे राउंड 1 है, राउंड 2 है, इस तरीके से टोटल है, ठीक है। तो मैंने आपको इसको कैलकुलेट करना बताया है कि किस तरीके से कैलकुलेशन होता है इसका। देखिए राउंड 1 में इस तरीके से डिपॉजिट 1,000 रुपीज़ है, ठीक है, लोन 80% 800 रुपीज़ है, और रिजर्व है 20%, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि जब हम क्या कहते हैं अपना डिपॉजिट कैलकुलेट करते हैं, रिजर्व रेशो, जिसको हम कहते हैं रिजर्व रेशो, ठीक है, रिजर्व रेशो होता है हमारा 20%, ठीक है। तो हमारा मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? मनी मल्टीप्लायर होता है 1/RR, 1/ रिजर्व रेशो। तो रिजर्व रेशो कितना है? 20%, 1/20, ठीक है, परसेंट। तो 20% कैसे लिखते हैं? 1/20 इंटू में 100, ये हो गया 5 टाइम्स, यानी मल्टीप्लायर हमारा 5 टाइम्स, यानी अगर 1,000 का डिपॉजिट है तो 1,000 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5,000 हो जाएगा। तो ये हमारा 5,000 यहाँ हो गया। इसी के 800 को 5 से करेंगे, 8 5 से 40, तो 4,000 यहाँ आ गया, और 2 5 1,000 यहाँ आ गया, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ आ गया हमारा। हमें क्या कहते हैं फर्स्ट निकालना है, ठीक है। फर्स्ट कैसे निकलेगा? देखियो, अगर 800 रुपीज़ है तो उसका 80% क्या होगा? निकाल लेंगे 640 रुपये, ठीक है। तो हमने तीनों की वैल्यू कैलकुलेट, यानी पहली वैल्यू 640, दूसरी 5,000, पहले में नहीं आ रहा, दूसरे में नहीं आ रहा, तीसरे में, चौथे में आ रहा है। देखो 640, 5,000, फिर 4,000, फिर 1,000, ठीक है। इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने इसको करा तो बहुत इजीली जल्दी से हो जाएगा। इस तरीके से निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्राफिकली एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय वर्टिकली एडिंग डैश एंड फंक्शन, यानी अगर हम एग्रीगेट डिमांड फंक्शन निकालना है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है एडी का फंक्शन, ठीक है, इसको कहते हैं C+I, ठीक है, कंजम्पशन प्लस ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसको हम वाई फंक्शन से भी डिनोट करते हैं, इनकम का ही फंक्शन होता है, ठीक है, 45 डिग्री की लाइन बनाता है, ठीक है, ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है। ओके, तो इसमें पूछा है कि एग्रीगेट डिमांड का जो फंक्शन होता है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं? बाय वर्टिकली एडिंग द एंड फंक्शन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, तो ये इसको इसका आंसर होगा, ठीक है, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट फंक्शन का। देखिए मैं क्या बताता हूँ किस तरीके से है। देखिए अगर हम इन्वेस्टमेंट को डिनोट करेंगे, ठीक है, पहले बात तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है ये, इसको आई बार कहते हैं, ठीक है। और जो हमारी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है और हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, ठीक है, ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन हो गया, ठीक है, यानी ये हमारी, एक सेकेंड, ये हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन, और उसके ऊपर जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी कंजम्पशन इंक्रीज होगी, तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इन दोनों का एडिशन जो होता है ना, उसी को हम कहेंगे एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, इसलिए इसको हम कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट फंक्शन का भी कहते हैं।
ये मैंने अपनी वीडियोज़ में डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इसका आंसर है। यहाँ पे पूछा आइडेंटिफाई द करेक्ट रीजंस दैट मे अफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन एन इकोनॉमी, यानी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अफेक्ट कर सकती हैं डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को। तो इम्पोर्ट ऑफ विजिबल्स, एक्सपोर्ट ऑफ विजिबल्स, रेमिटेंसेस बाय रेजिडेंट्स वर्किंग अब्रॉड और परचेज ऑफ एसेट्स अब्रॉड, ठीक है। तो क्या हमें फॉरेन एक्सचेंज में अफेक्ट करेगा, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज में। तो ठीक है, यहाँ पूछा गया करेक्ट रीजंस दैट में अफेक्ट द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज इन एन इकोनॉमी, ठीक है। तो डिमांड, अगर हम इम्पोर्ट, देखियो अगर हम इम्पोर्ट ज़्यादा करेंगे, इम्पोर्ट हम ज़्यादा करने लगेंगे तो क्या होगा, हमारी डिमांड जो होगी ना वो फॉरेक्स की इंक्रीज़ होगी। क्यों इंक्रीज़ होगी, क्योंकि हमें बाहर से परचेज़ करना है, तो बाहर से परचेज़ करने के लिए हमें उनको पेमेंट क्या करनी पड़ेगी, डॉलर्स में, या जो भी उनकी फॉरेन करेंसी होगी। तो वो एक पार्ट हो गया फॉरेक्स का, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, ठीक है। तो इंपोर्ट करेंगे विजिबल्स का तो डेफिनेटली हमें फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। एक्सपोर्ट में नहीं पड़ेगी, ठीक है। क्यों नहीं पड़ेगी, देखो क्योंकि यहाँ पे हम बेच रहे हैं, हम बेचेंगे तो हमारे पास आएगा, तो उससे उसकी डिमांड पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, उससे उसकी डिमांड पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इंपोर्ट अगर हम ज़्यादा करेंगे तो उसकी डिमांड पे फ़र्क पड़ेगा। और रेमिटेंसेस बाय रेजिडेंट्स वर्किंग अब्रॉड, वो हमें भेज रहे हैं, वो हमको पैसा दे रहे हैं वहाँ से, तो हमारे पास तो बढ़ेगा ना, तो उससे डिमांड पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो ये और ये इसका रीज़न नहीं हो सकता। फोर्थ क्या है, परचेज ऑफ एसेट्स अब्रॉड, ठीक है। हमने जैसे इंपोर्ट करा उसी तरीके से हम कुछ क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, फॉरेन कंट्री में जाके वहाँ के एसेट परचेज कर रहे हैं। तो जब हम एसेट परचेज करेंगे तो उस टाइम पे भी हमें फॉरेक्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि पेमेंट हमें फॉरेन में करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज में, तो फिर अगेन हमें रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए कह सकते हैं कि 1 और 4 जो है ना, ये रीजंस हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। ये इसका आंसर है डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सपोज अ गिवन इकोनॉमी में सेविंग है हमारी ठीक है -60 प्लस 0.1 वाई, और इन्वेस्टमेंट है हमारी 4000 करोड़, ठीक है। लेवल ऑफ इनकम क्या पूछा है इसमें पूछा है इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम किस तरीके से निकालते हैं, ये मैंने आपको सिखा रखा है किस तरीके से निकालते हैं। देखिए -60 जो है हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन है, 0.1 जो है एमपी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू मार्जिनल टू सेव होगा ये, ठीक है। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव है ये। और मैंने आपको ये बता रखा है कि एक सेकेंड, ये हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट है 4000, ठीक है, 4000 करोड़। और हमारा क्या कहते हैं, MPC होता है प्लस MPS होता है 1। तो अगर MPS हमारा 0.1 है तो MPC क्या होगा, 0.9, ठीक है। MPC 0.9 होगा, ठीक है, इससे हमें पता चल रहा है। और हमारा कंजम्पशन और सेविंग इक्वल होना चाहिए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम पे, ठीक है। जितनी कंजम्पशन है उतनी सेविंग होनी चाहिए। हम कह सकते हैं C प्लस C इज इक्वल टू S, ठीक है। और C इज इक्वल टू S है तो C का क्या फंक्शन बन रहा है, देखिए एक मिनट, सॉरी, C इक्वल टू S नहीं, AD इज इक्वल टू AS होना चाहिए, ठीक है। AD इज इक्वल टू AS, AD होता है कंजम्पशन, ठीक है, और AS होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। AD हो गया C और, ठीक है, C प्लस I, और ये हो गया एग्रीगेट सप्लाई होगा हमारा, एग्रीगेट सप्लाई क्या हो गया, C प्लस Y, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट है 4000, एक सेकेंड कोई मिस्टेक हो रही है, एक सेकेंड, हाँ गई मिस्टेक ये हो रही है कि देखिए हमने यहाँ पे गलत लिख दिया, सेविंग जो होता है C प्लस S होता है, ठीक है। ओ सॉरी, AD इज इक्वल टू AS करेंगे तो AD होता है C प्लस I, AS होता है C प्लस S, C से C कट गया, I इज इक्वल टू S हो गया, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग हो गई, ठीक है ना। ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी इसको, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एक 1 मार्क के क्वेश्चन में इतना होता नहीं, पूछते नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था। इन्वेस्टमेंट हमारी है 4000 और सेविंग हमारी है -60 प्लस 0.1 वाई, हमें वाई निकालना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 60 को यहाँ ले आए तो 4060 हो गया हमारा, और यहाँ पे बचा 0.1 इंटू वाई। अब 0.1 को यहाँ लाऊंगा तो मैं 0.1 को यहाँ लाऊंगा, देखिए 4060 है, 0.1 आ गया नीचे। अब मैं इस पॉइंट को यहाँ लाऊंगा तो ये हो गया 40,600, और हमारा वाई हो गया एक तरीके से 40,600, ठीक है। ये निकाल लिया हमने, इसका सॉरी इसका आंसर सी है, ओके। तो सिंपल ही कैलकुलेशन थी, ठीक है, हमने गलती कर दी, खाली हमने यहाँ पे गलती से C प्लस वाई लिख दिया था, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है, रीड द फॉलोइंग चार्ट केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, ठीक है। करेक्ट ऑल्टरनेटिव बताना है, कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, एक्सटर्नल बोरोइंग, एक्सटर्नल असिस्टेंट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और यहाँ पे पूछना है क्या कंपोनेंट आएगा कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। देखिए ये आपके अगर सिलेबस आपको थोड़ा सा आउट ऑफ लगेगा, क्योंकि हमने पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पढ़ा नहीं है, और थोड़ा सा
कह सकते हैं थोड़ा अलग चीज़ में आ सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर देखिए, जब इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है तो अगर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पे देखिए ऑप्शन देखिए, कहीं और इन्वेस्टमेंट है, ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट लिखा है ना, तो ये ही इसी का पार्ट होगा ना, इन्वेस्टमेंट का पार्ट तो इन्वेस्टमेंट में ही आएगा ना, ठीक है। और ठीक है, एक्सटर्नल बोरोइंग में मल्टीपल लोन आ सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीवेबल लोन इसमें नहीं आएंगे, वो क्या कहते हैं, रेवेन्यू के अकाउंट में आएंगे, ठीक है, अपने अकाउंट में नहीं आएंगे। और गवर्नमेंट एड भी हमारी असिस्टेंट में आ सकती है, ठीक है, एक्सटर्नल में नहीं आएगी तो इसी में आ सकते हैं। बट ये जो इसका आंसर है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, इसका आंसर सी है। करंट अकाउंट डेफिसिट इन एन इकॉनमी मस्ट बी फाइनेंस्ड बाय कोरस्पॉन्डिंग कैपिटल अकाउंट सरप्लस। डू यू एग्री, ठीक है, हमने अपने मन से कर लिया, अब इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो हमें क्या, हम एग्री करते हैं और अगर हमें वैलिड रीज़न देना है सपोर्ट करने के लिए, तो हाँ, हम करंट अकाउंट के अंदर हमारा कोई डेफिसिट है, हमें कैपिटल अकाउंट सरप्लस से ही करना चाहिए, ना कि बोरोइंग से। अगर हम बोरोइंग से करेंगे, ठीक है, तो वो एक करंट अकाउंट डेफिसिट क्रिएट करता है, मतलब एक फिजिकल डेबिट क्रिएट करता है हमारी इकॉनमी पे, ठीक है। तो येस, एग्री करते हैं विद द स्टेटमेंट। और सिंस इन अकाउंटिंग सेंस करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, करंट अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट जीरो है, तो अगर इकॉनमी फेस करी सिचुएशन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, तो सेम मस्ट बी फाइनेंस टू सरप्लस इन कैपिटल अकाउंट इन ऑर्डर टू ब्रिंग बीओपी इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। इक्विलिब्रियम को लाना है, बीओपी को इक्विलिब्रियम में लाना है, तो ये करना पड़ता है। करंट अकाउंट डेफिसिट में बी सेट थ्रू नेट कैपिटल इनफ्लोज, ठीक है, ट्रांजेक्शन लाइक सेलिंग ऑफ एसेट्स और बोरिंग फ्रॉम अब्रॉड में भी इंस्ट्रूमेंटल बैलेंसिंग सीएडी इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, दिस विल बैलेंस द बीओपी इन अकाउंटिंग सेंस, ठीक है। तो हम कर सकते हैं और वैलिड हमने रीज़न भी दे दिया, ठीक है। अगर आपको कोई और अच्छा रीज़न है तो आप वो भी दे सकते हैं, बट रीज़न ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है, ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन डेटा एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। यहाँ पे हाउस होल्ड है 600 रुपये, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, ग्रॉस फाइनेंशियल फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन है 200, चेंज स्टॉक है 40, और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है 20, एक्सपेंडिचर है -40, नेट एक्सपोर्ट है 120, ठीक है, नेट इंडायरेक्ट टैक्स है 20, और नेट फैक्टर फॉर इनकम फ्रॉम NFI है 40। हमें पूछा गया है, पहले वाले क्वेश्चन को हम पहले सॉल्व करेंगे। इसमें पूछा गया है कि एस्टिमेट करो वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम, तो मैंने आपको बताया डोमेस्टिक इनकम का फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको कहते हैं हम डोमेस्टिक इनकम, ओके। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने मतलब कर रखा है, मैंने आपके काफ़ी बारी किया है, नेट डोमेस्टिक कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहले तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को पढ़ेंगे, प्लस करेंगे, फिर नेट एक्सपोर्ट्स को करेंगे, ग्रॉस फाइनल कैपिटल फॉर्मेशन को करेंगे, चेंज इन स्टॉक को करेंगे, नेट एक्सपोर्ट्स को करेंगे। ये माइनस इसलिए करेंगे क्योंकि ये पार्ट आता है जीडीपी में, ठीक है। जीडीपी के अंदर अगर होता है तो हम इसको कैलकुलेट करते, एडिशन करते, बट यहाँ पे नेट निकालना है तो ग्रॉस में से एंड वो माइनस करना पड़ेगा ना उसको, डेप्रिसिएशन को। हम डेप्रिसिएशन को कहते हैं फिक्स कंजम्पशन फिक्स कैपिटल, और नेट डायरेक्ट टैक्सेस को भी माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये जीडीपी एट एमपी होगा, ये एनडीपी एट एफसी होगा, तो एमपी से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए एनआईटी माइनस करना पड़ता है, ठीक है। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर होगा 840 करोड़। तो ये हमने डोमेस्टिक इनकम यानी कि एनडीपी एट एफसी निकाल लिया, ठीक है। ये एनडीपी एट एफसी है और जीडीपी एट एमपी है। मान लीजिए अगर आपको एनडीपी निकालना है तो आप जीडीपी एट एमपी निकाल लो पहले, बहुत ईजी है कैलकुलेट करना, किस तरीके से निकालते हैं जीडीपी कैलकुलेशन में आपको अपने वीडियो में बताया। उसके बाद ग्रॉस से हमें जाना है नेट पे, तो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है। और यहाँ पे आई थिंक एनएफआई का काम नहीं है ना, एनएफआई का काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और एमपी से एफसी पे जाना है तो माइनस कर दो एनआईटी फैक्टर कॉस्ट से, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। तो इस तरीके से निकाला है, ठीक है, ये फॉर्मूला लगाया इसमें। सेकंड है, या तो दूसरा स्टेटमेंट है स्टेट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग एक्सटर्नैलिटीज ऑपरेटिंग सरप्लस कंजम्पशन को, ठीक है। तो एक्सटर्नैलिटीज क्या होती है, रेफर्स टू द बेनिफिट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज और हार्म्स नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज विच आर कॉज्ड बाय वन एंटिटी और इकोनॉमिक एजेंट टू अनदर विदाउट बीइंग पेड और पेनलाइज्ड फॉर इट। सेकंड है ऑपरेटिंग सरप्लस, इट इज सम टोटल ऑफ इवेंट्स, रॉयल्टीज, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, नोन एज नॉन वेज इनकम इज पेड टू द फैक्टर्स अदर देन लेबर, ठीक है। और ठीक है, कंजम्पशन गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द अल्टीमेट कंज्यूमर और मीट द इमीडिएट नीड ऑफ द कंज्यूमर आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स, इट में इंक्लूड सर्विसेज एज वेल एज कंज्यूमर गुड्स आर ऑलवेज फाइनल इन द नेचर, ठीक है। तो हमने तीनों को डिस्कस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, फॉर अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी द गवर्नमेंट इनकर्स एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 1000 करोड़, ठीक है, और एमपीसी हमारा 0.25 मतलब 0.10 हो गया 0.25 से। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन इनकम टू चेंज इन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपर्टी टू कंज्यूम, ठीक है। इनकम दिया हुआ है 1000 करोड़ और हमारा एमपीसी जो था, एमपीसी था ना, नहीं एमपीएस था,
0.25 से बढ़ नीचे गिर के 0.10 हो गया, ठीक है। और हमें इसमें बताना है, कैलकुलेट करना है वैल्यू ऑफ इंक्रीज इन इनकम, यानी अगर हम सेव कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम वैल्यू ऑफ जो सेविंग है वो कम कर रहे हैं तो हमारी इनकम में कितना राइज होगा वो बताना है, ठीक है। देखिए, ठीक है, चेंज इन इन्वेस्टमेंट, और हमारा चेंज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है 1000 करोड़, थोड़ी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 1000 करोड़, ठीक है। अब हमें बताना है कि इनकम में कितना चेंज होगा, ठीक है। तो MPS है 0.5, ठीक है। कैलकुलेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है K = 1/MPS, तो हमने किया 4 आया। चेंज इन इनकम क्या है, चेंज इनकम है 1000 करोड़, तो 4 × 1000 करेंगे 4000 करोड़ आएगा। यहाँ 0.10 है, यहाँ 10 है, यहाँ पे 10,000 करोड़ है। तो इंक्रीज इनकम कितना हुआ, 10,000 में 4,000 का 6,000 करोड़ का हमारा इंक्रीज इन इनकम हुआ, ठीक है। देखो, अगर हम सेव का प्रोपेंसिटी कम करेंगे तो इनकम तो हमारी बढ़ जाएगी ना ऑटोमेटिकली, क्योंकि वो बचेगी जो इनकम, वो हमारी मतलब इनकम में एडिशन हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन इनकम का, Y = K × चेंज इन आई, ठीक है। यानी K को कह सकते हैं चेंज इन Y अपॉन चेंज इन आई, या इन्वेस्टमेंट के इनकम चेंज करने से इनकम में कितना चेंज आया, तो वही इसको हमने फिर इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया और इस तरीके से निकाल लिया, ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 14 है अपने मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में, और इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो में सब में पढ़ा रखा है। आपको अगर वहाँ से रेफर करना है वहाँ से भी कर सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी, एक्स एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन एक्स एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। एलोबरेट द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑफ द सेम ऑन द लेवल ऑफ आउटपुट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। देखो, व्हेन एक्स एग्रीगेट डिमांड इज मोर देन द एक्स एग्रीगेट सप्लाई, इट मीन्स, यानी डिमांड ज़्यादा है सप्लाई, दैट हाउस होल्ड्स आर प्लानिंग टू कंज्यूम मोर देन व्हाट द फर्म्स एक्सपेक्ट देम टू कंज्यूम, यानी कितना कंज्यूमशन करना से ज़्यादा हम सेव करना, मतलब वो करना चाह रहे हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं जितना हम चाहते हैं, ठीक है। तो दिस विल लीड टू अनइंटेंडेड फॉल इन इन्वेंट्री, क्योंकि हम डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। तो हमें अगर रिस्टोर करना है इंटेंडेड लेवल ऑफ इन्वेंट्रीज को, तो हमें ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है। एज अ रिजल्ट देयर में भी इंक्रीज इन द लेवल ऑफ आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन द इकोनॉमी, ठीक है। और सेकंड वाला है, ये 4 मार्क्स का था, हमने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया इसको। सेकंड वाला है विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस इन्फ्लेशन, हमें इन्फ्लेशन कम करना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, कमर्शियल बैंक्स को प्रमोट करा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस फंड्स करें, मतलब पार्क करें अपना सरप्लस फंड अपने पास, ठीक है। डिस्कस द रेशनल बिहाइंड द स्टेप टेकन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द रेट, मतलब रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इज द रेट। यहाँ देखियो पूछा क्या है, हाँ ठीक है, रेशनल बताना है ना, तो यहाँ पे वो रिवर्स रेपो रेट की एक तरीके से बात हो रही है। वहाँ पे कमर्शियल बैंक जो है अपना सरप्लस फंड जो है आरबीआई के पास पार्क करते हैं, ताकि इन ऑर्डर टू डिक्रीज इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, मे इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देगा, ताकि लोग जो वो क्या कहते हैं, जो बैंक्स हैं वो अपना सारा ज़्यादातर सरप्लस आरबीआई के साथ डिपॉजिट करें, ताकि वहाँ से उनको अच्छा इंटरेस्ट रेट मिले, क्योंकि रिवर्स रेपो रेट बढ़ा दिया है। विद इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट इट बिकम्स लुक्रेटिव फॉर द कमर्शियल बैंक टू पार्क सरप्लस फंड विद सेंट्रल बैंक, जैसे मैंने अभी कहा। कॉन्सिक्वेंटली क्या होगा, जिसमें लीड टू रिडक्शन इन देयर लेंडिंग कैपेसिटी, ज़्यादा लोन बाहर नहीं देंगे, बल्कि वो पैसा जो है वो आरबीआई के पास रख देंगे। देयर बाय फॉल इन द एग्रीगेट डिमांड होगा और लेवल ऑफ इन्फ्लेशन कम होगा, ठीक है। तो ये इसका रेशनल था। क्वेश्चन नंबर 15 है एलोबरेट द बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर फंक्शन परफॉर्म बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप खुद ही इसको रीड कर लीजिए, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द लेवल ऑफ फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला हमें बताइए, ठीक है। ये हमारा रेवेन्यू रिसिप्ट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नॉन डेट कैरियरिंग कैपिटल रिसिप्ट और इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन ये है, ठीक है, हम इसका आंसर देखते हैं। फिजिकल डेफिसिट होता है रेवेन्यू डेफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब इसका फॉर्मूला अलग होता है। इसमें क्या कहते हैं, रेवेन्यू डेफिसिट और कैपिटल डेफिसिट, ठीक है, दोनों ही देखते हैं। बट यहाँ पे जो जो हमें दिया है उसके हिसाब से हम निकालेंगे, ठीक है। हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, रेवेन्यू रिसिप्ट दिया हुआ है, और ठीक है, ये दोनों चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू डिफिसिट 10 रुपये 10 है, कैपिटल एक्सपेंडिचर 15 है, माइनस इसमें से कैलकुलेट कराई थिंक, ठीक है। क्या करा है, 10 15 माइनस 50/100 × 20, इसको 15 करोड़ आ गया इसका, ठीक है ना। 10 हाँ 10 + 15 माइनस क्या करेंगे, क्या माइनस करा है इन्होंने, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट, हाँ ठीक है। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसिप्ट है हमारा 50% ऑफ द रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है हमारा 20, तो 20 का हम 50% निकाल लेंगे, उसको माइनस करेंगे। 20 का 50% हो गया
10 हो गया, एक तो यार वही हो गया 10 हो गया, ठीक है 15 आया, ठीक है। तो 15 करोड़ हमारा हो गया फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। मैंने इसका फॉर्मूला अच्छे से कैलकुलेट करना आपको बताया किस तरीके से करते हैं। प्राइमरी डेफिसिट होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, फिर 15 हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट 4, 11 करोड़ आ गया इसका। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेट एनी 2 फीचर्स ऑफ पब्लिक गुड। तो पब्लिक गुड के फीचर्स बता दो, कहाँ है, मैं इसमें किया है क्या, हाँ, नॉन एक्सक्लूडेबल है, नॉन रेविलियस है, ठीक है। इसका मीनिंग बताता हूँ। पब्लिक गुड है नॉन एक्सक्लूडेबल। मान लीजिए एक पार्क है, ठीक है, पार्क के अंदर आप किसी को जाने से रोक नहीं सकते, ठीक है, तो एक्सक्लूडेबल नहीं है, यानी यहाँ पे कोई चार्ज फी नहीं लगा सकते आप। यानी मान लीजिए आप नेटफ्लिक्स चलाते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर वही बंदा यूज़ कर पाएगा जिसका सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन है मतलब जिसका सब्सक्रिप्शन है वो यूज़ कर पाएगा, यानी हम यहाँ पे एक्सक्लूड कर सकते हैं बंदे को ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन। अगर सब्सक्रिप्शन है तो देख सकते हैं। बट मान लीजिए कोई पार्क है या स्ट्रीट लाइट है, तो क्या वो बंदे को रोक सकते हैं हम? अगर वो एक रोड पे चल रहा है तो स्ट्रीट लाइट उसको ऑटोमेटिकली मिल रही है, अगर वो पार्क में जा रहा है तो ऑटोमेटिकली उसको नेचर का व्यू मिल रहा है, तो हम एक्सक्लूड नहीं कर पा रहे हैं ना यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक गुड है, ये वेलफेयर पर्पज़ के लिए बनता है। तो ये कह सकते हैं नॉन एक्सक्लूडेबल होता है पहला इसका फीचर। और दूसरा नॉन रेविलियस, यानी राइवल नहीं है। एक पार्क में बहुत सारे लोग आ सकते हैं, ठीक है, कोई राइवलरी नहीं है, यानी स्ट्रीट लाइट पे एक रोड पे बहुत सारे लोग आ सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक के आने से दूसरी की जगह घिर रही है, ऐसा तो नहीं है। अगर हम एक चीज़ देखी जाए कि बहुत बड़े टर्म्स में देखा जाए तो हाँ जगह घिर रही है, बट कह सकते हैं कि नॉन राइवलरी से है, ठीक है, इमीडिएटली राइवलरी नहीं है यहाँ पे, है ना। तो नॉन राइवलरीज, ठीक है, 2 हो सकते हैं इसके फीचर्स। यहाँ पे पूछा एक्सप्लेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, ठीक है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट बजट, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट का इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव क्या है, यहाँ मैंने प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपके साथ हर चीज़ एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। अंडर आयुष्मान भारत स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री मेडिसिन टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। आइडेंटिफाई द डिस्कस द नेचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंडिकेटेड इन द बिलो स्टेटमेंट, ठीक है। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द गवर्नमेंट आयुष्मान भारत स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फ्री मेडिसिन टू इकोनॉमिक बैकवर्ड सेक्शन डज नॉट लीड टू एनी क्रिएशन ऑफ एसिड। कोई एसिड तो क्रिएट हो नहीं रहा है और रिडक्शन लायबिलिटी भी नहीं हो रही है। इट कैन बी कॉल्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना कोई एसिड क्रिएट होता है और ना ही कोई लायबिलिटी कम होती है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेफर्स टू एक्सपेंडिचर विच नाइदर क्रिएट एनी एसिड नॉर रिड्यूस एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये मैंने आपके साथ इसने किया कि ये थियोरेटिकल करना है, आप कर सकते हैं पढ़ के इजीली। क्वेश्चन नंबर 17 है गिविंग वैलिड रीजंस एक्सप्लेन हाउ फॉलोइंग वुड बी ट्रीटेड व्हाइल एस्टिमेटिंग डोमेस्टिक इनकम। अगर पेमेंट कर रहे हैं मेड बाय अमेरिकन टूरिस्ट फॉर गुड्स परचेज इन इंडिया, तो क्या इफेक्ट, क्या मतलब क्या किस तरह से ट्रीट किया जाएगा। तो यस इट विल बी इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक इनकम एज गुड्स परचेज बाय द अमेरिकन टूरिस्ट इज द एक्सपेंडिचर मेड बाय हिम इन इंडिया एंड विल बी इंक्लूडिंग एज एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो हम डोमेस्टिक इनकम के अंदर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। टोमेटोज ग्रोन बाय मिस पूजा इन हर किचन गार्डन, नो, क्यों, क्योंकि बेच नहीं रही है, सिर्फ वो ग्रो करने की बात की गई है, तो नो इट विल नॉट बी इंक्लूडेड। क्योंकि अगर इसको बेचती, उससे अर्न करती मनी, तो कह सकते थे वो है। मशीन परचेज बाय फर्म्स इज ऑलवेज अ कैपिटल गुड, नो, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज। अ मशीन परचेज फर्म विल बी अ कैपिटल गुड व्हेन इट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। हाउएवर इट इज परचेज बाय अ फर्म फॉर रीसेल, अगर खुद बेचने के लिए खरीदा है सेम ईयर में, इट विल कंसिडर इंटरमीडिएट गुड एंड नॉट अ कैपिटल गुड, ठीक है। ये डिफरेंस आपको समझना है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स क्या करते हैं, हाँ ये कैपिटल गुड है, नहीं कैपिटल गुड नहीं है। अगर यहाँ लिखा होता मशीन परचेज फॉर्म फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स, तब उसको कह सकते हैं कैपिटल गुड है। लेकिन क्या पता इसको बेचने के लिए तो ये इंटरमीडिएट गुड कह सकते हैं, ठीक है इसको। अब सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब सेक्शन बी आ गया हमारा, वो है इंडियन इकॉनमी, ठीक है। अभी तक हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, हमने 17 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर आते हैं। ये भी इक्वल मार्क्स का ही होता है, ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ गोल्स ऑफ इंडियन 5 ईयर प्लान्स। तो ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, रेफरेंस, डेवलपमेंट, इक्वालिटी, मॉडर्नाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ, गुड हेल्थ, एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन, सस्टेनेबिलिटी, ग्रोथ, इक्विटी। देखिए इन तीनों में इक्विटी ऐसा कॉन्सेप्ट मिसिंग था तीनों में ही, तो इसलिए इक्विटी इंपॉर्टेंट है। मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इसलिए डी होगा इसका आंसर। China has performed exceedingly well in various health and economic indicators. Identify which of the following is not a health indicator. Infant mortality rate, life expectancy at birth, people or percentage of people below poverty line, maternal mortality. ये नहीं है, ये तो poverty line के ऊपर बात कर रहा है ना, बाकी health से related तो ये तीनों है। तो आंसर क्या है, सी, यानी ये नहीं है, नॉट पूछा है ना। क्वेश्चन नंबर 20 है द शेकल्स ऑफ एग्रीकल्चरल ड्यूरिंग द colonial rule was permanently broken by given revolution.
They are related from the application of HYV, mechanization of agriculture, chemical fertilizers and pesticides, और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड कोड। ऑर्गेनिक तो बहुत सालों से यूज़ कर ही रहे हैं, ठीक है, तो ऑर्गेनिक तो नहीं हो सकता, ऑर्गेनिक तो ऑलरेडी यूज़ हो रहा है ना, ठीक है। इन्होंने परमानेंटली उसको ब्रोक कर दिया कॉलोनियल रूल ने, एग्रीकल्चर जो होती थी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। क्या एप्लीकेशन हुआ? HYV सीड्स का हुआ, मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स का हुआ, ठीक है। इसका आंसर है बी। स्टडी द फॉलोइंग पिक्चर, आंसर द गिवन क्वेश्चन, ठीक है। क्या है ये, क्या कर रही है? देखो ये हनी है ना, हनी बी है, हनी बी है, ठीक है। क्या कर रही है मैम, मतलब लेडी क्या कर रही है? हनी बी का पालन कर रही है, ठीक है। इसको कह सकते हैं, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है इसका, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा, इसमें क्या कर रही है? एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी, हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री। ये हॉर्टिकल्चर है, इसको हॉर्टिकल्चर करते हैं, ठीक है। हॉर्टिकल्चर कर रही है, ठीक है, यानी ये मधुमक्खी पालन कर रही है, ठीक है। हनी बी का एकदम से पोल्ट्री है, मेरे को इसका इंग्लिश नेम याद नहीं आ रहा, मधुमक्खी पालन कहते हैं इसको, ठीक है। मधुमक्खी का शहद कर निकालते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो आपको पता चल रहा है पिक्चर से क्या ये है हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 22 है, 1991 में एक इमीडिएट मेजर ले गया टू रिजॉल्व बैलेंस ऑफ पेमेंट। द रूपी वॉज डिवैल्यूड अगेंस्ट द फॉरेन करेंसी। रीजन है डिवैल्यूशन ऑफ करेंसी वॉज एमिनेंट टू रिप्लेनिश द डिटोरेटेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं? ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बिकॉज उस टाइम पे हमने अपनी जो रुपी है ना, रुपी को डॉलर के अगेंस्ट ना बहुत ज़्यादा बढ़ा रखा था, हाइप कर रखा था, तो उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया उस वजह से, क्योंकि हम ठीक है, हम क्या कहते हैं, ठीक है, हमने बढ़ा रखा था, ठीक है, उससे हमारा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, इंपोर्ट तो होता, इंपोर्ट में तो फ़र्क पड़ रहा था, मिल रहा था हमें बेनिफिट, बट एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ये फॉरेन कंट्री के पर्सनस के लिए ना अच्छा नहीं था। वो सोचते थे कि यार इतना ज़्यादा किस तरीके से, मान लीजिए कि $1 है वो, ठीक है, मान लीजिए $1 है, अभी उसका कैपिटल मतलब मार्केट के फ्लक्चुएशन के हिसाब से देखा जाए तो 70 का है, बट इंडियन गवर्नमेंट ने $1 को 50 का रखा था। तो ये जो है, ये जो फॉरेन पर्सन होगा जो हमसे सामान खरीद रहा है, उसके लिए तो अच्छा नहीं होगा ना, वो तो चाहेगा कि हमें $1 में $70 का सामान मिले, यहाँ पे हम $1 में सिर्फ 50 का सामान दे रहे हैं। तो क्या हुआ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की वजह से हमने अपने जो हमारा जो रुपी था ना, उसको इमीडिएट हमने क्या किया, क्या कहते, ठीक है, क्या है, रुपये को डिवैल्यू किया। और रीज़न क्या था डिवैल्यूशन का, कि रिप्लेनिश करना हमारे डिटोरेटेड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कब बढ़ेगा? हम एक्सपोर्ट्स जब इंक्रीज़ करेंगे, जब एक्सपोर्ट्स करेंगे तो फॉरेक्स हमारा इंक्रीज़ होगा। तो कह सकते हैं कि ये जो हुआ इसका रीज़न ये था। तो यस, दोनों ठीक है, बोथ ए एंड असर्शन रीजन आर ट्रू और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंडर डैश चाइना फार्मर्स एंड इंडस्ट्रियल यूनिट्स आर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल फिक्स्ड quantities of inputs outputs on the basis of price fixed by the government and the rest were purchased and sold at the market price। तो कम्यून सिस्टम था, ठीक है, ग्रेट लीप फॉरवर्ड था, डुअल प्राइसिंग था, या ग्रेट प्लोरिटेरियन कल्चरल रिवोल्यूशन था। इसका आंसर है सी, ठीक है, आंसर है सी। पूछा क्या, एक मिनट रुक जाओ, ये क्या है, डी फर्स्ट सेकंड, गलत है, ये गलती से मिसप्रिंट हो गया। इसका आंसर डुअल प्राइसिंग कह सकते हैं, ठीक है, इसका आंसर डुअल प्राइसिंग। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम्स प्ले अ वाइटल रोल इन ensuring an overall development of the rural economy as they provide financial support, lead to women empowerment और enhance the reach of formal credit system codes। ये कोड ना इसके साथ होगा, ऐसे कोड से, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत होना, ये यहीं तक के स्टेटमेंट, कोड वाला जो होता है ना, ये इसका मतलब ABCD इसको कहते हैं कोड्स, ठीक है, ये यहीं तक का होगा। इसमें ऊपर कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ABCD कोड्स लिखा होता है, ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। इसका आंसर डी है, मतलब डी है, तीनों ही हैं, तीनों ही प्ले करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट और रूरल इकोनॉमी में एक वाइटल रोल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मे बी डैश में बी डिफाइंड एज द मेजर ऑफ एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन इन द सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन एंड सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंडिकेटर, लिबर्टी इंडिकेटर, हेल्थ इंडिकेटर, डेमोग्राफिक इंडिकेटर क्या है जो मेजर करता है एक्सटेंट ऑफ डेमोग्राफिक पार्टिसिपेशन? अगर पार्टिसिपेशन करना है तो लिबर्टी देनी पड़ेगी ना उनको, तो लिबर्टी इंडिकेटर है। और सोशल एंड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में लिबर्टी यानी छूट, यानी उनको हक है, मतलब एक तरीके से कह सकते हैं लिबर्टी है उनको, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 26 है, स्टेटमेंट 1, द नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया इज अनयूनिफेसिटेड।
और सेकंड है द वर्कर पॉपुलेशन रेशो। क्या है? द वर्कर पॉपुलेशन रेशो इज एन इंडिकेटर यूज फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन कंट्री। वर्कर पॉपुलेशन इज एन इंडिकेटर यूज फॉर एनालाइजिंग द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन अ कंट्री। ठीक है, तो नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इन इंडिया इज यूनिफेसिटेड। देखिए इसका स्टेटमेंट यहाँ पे इन्होंने आंसर दिया, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। कह सकते हैं, देखिए मैं आपको समझाता हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम जो है ना वो यूनिफेसिटेड नहीं है, एक रीज़न की वजह से प्रॉब्लम नहीं है, ये काफ़ी सारे रीजंस की वजह से ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इस वजह से स्टेटमेंट 1 करेक्ट। मान लीजिए स्टेटमेंट 1 करेक्ट है तो स्टेटमेंट फॉल्स है, तो आपको दिख रहा है ना स्टेटमेंट कौन से, यही वाला स्टेटमेंट होगा ना। आपको स्टेटमेंट 2 के बारे में नहीं भी पता, आपको स्टेटमेंट 1 के बारे में पता है कि ये गलत है क्योंकि यूनिफेसिटी लिखा है, यानी एक फैक्टर यूनिफेसिटी नहीं है यार, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है इंडिया में। ठीक है, पॉवर्टी हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, एंड हेल्थ हो सकता है, काफ़ी चीज़ें हैं। अगर स्टेटमेंट 1 करेक्ट नहीं है तो इसका आंसर यहीं पे मिल रहा है। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता सेकंड कोई स्टेटमेंट ठीक भी है या नहीं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन में आप एक स्टेटमेंट को देख के आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 27 है, फ्रॉम द सेट ऑफ इवेंट्स गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉरस्पॉन्डिंग फैक्ट्स गिवन इन कॉलम 2 चूज द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स। एडॉप्शन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना, ग्रेट लीप फॉरवर्ड, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, देखिए फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ पाकिस्तान, तो हमें इसमें पूछा है कि करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट किसने है, कि कौन सा है इसमें। ठीक है, करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट कौन सा है? एडॉप्शन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम, द कॉमन डेवलपमेंट पॉलिसी ऑफ इंडिया एंड चाइना, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। ठीक है, तो फ्रॉम द सेट ऑफ इवेंट करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट पूछा है ना, तो ग्रेट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है पाकिस्तान का। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट देखिए, एडॉप्शन ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। तो इंडिया में तो इकोनॉमिक सिस्टम मिक्स्ड था, बट चाइना में नहीं था, चाइना में सोशलिस्ट पैटर्न था। ठीक है, सोशलिस्ट सिस्टम था। ठीक है, तो ये तो गलत है। सेकंड है इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना, इम्पोज बाय वर्ल्ड बैंक, नो, उन्होंने अपने आप किया था इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को। ठीक है, सेल्फ टेकन था, मतलब किसी ने इम्पोज नहीं किया था। इंडिया में तो 1991 में वर्ल्ड बैंक और IMF ने किया था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं था कुछ। ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है, ग्रीड लीप फॉरवर्ड प्रोग्राम था, कैंपेन था, फोकस्ड मैसिव इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये ठीक है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ पाकिस्तान 1953, नो, गलत, ये 1955 में हुआ था, 1955 में 1960। ठीक है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान ये था। तो स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है हमारा? सी वाला। तो ठीक है, सी स्टेटमेंट इज करेक्ट। अब क्वेश्चन नंबर 28, अब हमारे वो खत्म हो गए हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं theoretical क्वेश्चंस की तरफ। ड्यूरिंग द colonial पीरियड अ नंबर ऑफ सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स वर इन डिलैपिडेटेड स्टेट। colonial पीरियड के टाइम पे यहाँ, ठीक है, लिस्ट एनी सच 3 इंडिकेटर दैट लेड टू द वर्सनिंग ऑफ इंडियाज डेमोग्राफिक प्रोफाइल। कौन कौन सी 3 इंडिकेटर्स हैं? ठीक है, तो पहला है ओवर लिटरेसी रेट वॉज बिलो 16%, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वॉज वेरी लो 32 ईयर्स, अलार्मिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 218 आउट ऑफ 1000 इन्फेंट। ठीक है, ये कह सकते हैं 3 इंडिकेटर्स। द प्री इंडिपेंडेंट इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन। आई जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन। कह सकते हैं द प्री इंडिपेंडेंट इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन एज पार्ट्स ऑफ मद्रास Presidency, Bombay and Bengal witnessed a decline in the dependence of workforce on agriculture sector with a commensurate increase in the manufacturing of the service sector। यानी इन स्टेट में से तो डिपेंडेंस जो थी एग्रीकल्चर वो कम हो रही थी और सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ बढ़ रहा था। बट वहीं पे उसी टाइम पे कुछ और स्टेट थे लाइक उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब, यहाँ पे लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था ना, शेयर था, वो एग्रीकल्चर में बढ़ रहा था। ठीक है, और जबकि यहाँ पे कम हो रहा था ऊपर वाली स्टेट में। तो ये कह सकते हैं कि रीजनल वेरिएशन है इन द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। Ravya was initially working as an office clerk in a firm. In pursuit to attain higher position and income, she attended a few on-the-job training sessions. These sessions, one-child policy that to the arrest in the population contributed positively to her skills and explain the impact of Ravya's decision on human capital formation. तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग हैव बिकम अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वर्क एनवायरनमेंट इन द रिसेंट टाइम्स। ये एक इंटीग्रल पार्ट है और एज दे एड टू द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द एम्प्लॉयज, फर्म्स एनकरेज द ट्रेनिंग्स एट द बेनिफिट्स आउटवे द कॉस्ट ऑफ दीज ट्रेनिंग्स। ठीक है, और ये अनेबल करता है एम्प्लॉयज़ को टू डेवलप स्किल्स एंड अडॉप्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी आइडियाज। दस रवियर डिसीजन टू अटेंड
ऑन द जॉब ट्रेनिंग विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट इन द ह्यूमन कैपिटल। ठीक है, तो ये ह्यूमन कैपिटल वाले चैप्टर से क्वेश्चन है, एक केस स्टडी की टाइप का आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, इन द लेट 1970s चाइना इंट्रोड्यूस्ड द वन चाइल्ड पॉलिसी दैट लेड टू द अरेस्ट इन द पॉपुलेशन कपल्ड विद स्क्यूड रेशियो, सेक्स रेशियो, मतलब सेक्स रेशियो यानी वन चाइल्ड पॉलिसी ऑफ चाइना, इससे क्या स्क्यूड सेक्स रेशियो हो गया। ठीक है, सेक्स रेशियो स्क्यूड हो गया, मतलब लिमिटेड हो गया, बहुत ज़्यादा लोग की पॉपुलेशन भी कम होने लग गई। तो जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को विद सपोर्ट। तो ये देखिए मैंने प्रॉपर यहाँ पे आंसर लिखा है किस तरीके से वो स्क्यूड पॉपुलेशन हुआ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको रीड कर लीजिए स्टॉप करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है, स्टेट एंड एलोबरेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स विद वैलिड आर्गुमेंट्स। ठीक है, पहला है एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज अ प्रोसेस दैट एंश्योर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस एग्रीकल्चरल कमोडिटीज ओनली। गलत। एग्रीकल्चर मार्केटिंग द प्रोसेस इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज। सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, ठीक है, ये सब चीज़ें हैं, कह सकते हैं। जनधन योजना हैज़ बीन अ क्रूशियल स्टेप फॉर फाइनेंशियल रिसोर्स मोबिलाइजेशन इन द इंडियन इकोनॉमी। ट्रू। ठीक है, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन करना था लोगों का, इस वजह से जनधन योजना एक बहुत ही प्रोग्रेसिव स्टेप था। जन धन योजना promoted thrift habits and efficient allocation of financial resources, particularly in the rural areas. Formal banking system has mobilized a substantial amount under the योजना। तो इसने हेल्प किया था फाइनेंशियल इंक्लूजन में, इंक्रीजिंग मनी सप्लाई बाय ऑर्गेनाइजिंग स्मॉल सेविंग्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सेकंड है, सिंस इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज़ बीन प्लेइंग एन इंपॉर्टेंट रोल इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डिस्कस। तो इसको प्रॉपरली हमने एक्सप्लेन करा है कि वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स enterprises employ people and increase their output of goods services leading to direct employment. When the output of goods and services from government enterprise increases, the private enterprise which receive raw materials from government enterprise will also raise their output. Subsequently, the private enterprise using the output are indirectly benefit with increasing the scale of production. This led to the increasing number of employment opportunities indirectly in the economy. ठीक है, तो प्रॉपरली मैंने एक्सप्लेन किया है यहाँ पे आपको। क्वेश्चन नंबर 32 है, आइडेंटिफाई सिचुएशन depicted in the given statement suggests the impact of indicated situation on the Indian economy. फॉर्मल सेक्टर बढ़ रहा है, फॉर्मल सेक्टर कम हो रहा है, इनफॉर्मल सेक्टर इंक्रीज हो रहा है एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन में, क्योंकि ये साइड भारी है, ये साइड हल्की है। तो कह सकते हैं कि इनफॉर्मल सेक्टर का जो वजन है ज़्यादा इनफॉर्मल सेक्टर में लोग जा रहे हैं एज कम्पेयर टू द फॉर्मल सेक्टर। इसको हमने डिपिक्ट करा है, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, डिपिक्ट कर रहा है इंडियन वर्कफोर्स फ्रॉम द फॉर्मल सेक्टर टू द इनफॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट। द सिचुएशन इज पॉपुलरली नोन एज इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। इनफॉर्मल सेक्टर इंक्लूड्स मिलियन ऑफ फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबर्स, non-formal casual laborers, owners of small enterprise, self-employed people. The workforce in informal sector does not get regular income. They do not have any protection or regulation from the government. Workers may be dismissed without any compensation notice. The government is taking steps to safeguard interest in the workers in the, तो इसको कह सकते हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स, यानी लोग काम कर रहे हैं बट उनको कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट नहीं है। ठीक है, और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे वो हायर हो रहे हैं, इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्रीन रेवोल्यूशन ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया फ्रॉम अ सब्सिस्टेंट फूड ग्रेन इकोनॉमी टू अ फूड सरप्लस इकोनॉमी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या क्या कैसे कैसे हुआ वो प्रॉपरली मैंने देखो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, आप खुद भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। ठीक है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज इंडिया फॉलोड द रिजीम ऑफ रिस्ट्रिक्शन बाय इंपोर्ट्स, ब्रीफली आउटलाइन द एंड स्टेप टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। ठीक है, इस पॉलिसी को क्या है, क्या मतलब है, वो प्रॉपरली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, ये सब आप ना खुद भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, ये सब अगर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। ठीक है, तो आप इसको खुद भी कर सकते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, नेक्स्ट कौन सा है अपना, हाँ, इन इंडिया आफ्टर 1947 लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। ठीक है, इन द लाइट ऑफ गिवन स्टेटमेंट डिस्कस एनी वन सच लैंड रिफॉर्म। ठीक है, एनी वन सच लैंड रिफॉर्म। तो लैंड रिफॉर्म वॉज इनएविटेबल। ठीक है, इसको इनएविटेबल था, मतलब इसके बिना काम नहीं चलता, इसको करना ही था लैंड रिफॉर्म्स। पोस्ट इंडिपेंडेंस द पॉलिसी मेकर्स मेक इंडिपेंडेंट इंडिया इंट्रोड्यूस लैंड रिफॉर्म जैसे लैंड सीलिंग, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट एटसेट्रा। तो लैंड सीलिंग को यहाँ पे इन्होंने डिस्कस किया हुआ है, मतलब मैंने आपके सामने डिस्कस किया हुआ है, आप खुद भी रीड कर सकते हैं। इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइडेड टू रिटेन प्रॉफिट मेकिंग पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। It provided a special status to PSUs to enable them to expand in the global market. Do you agree with the statement? Give reason in support of your answer. जैसे महारत्ना, मिनी रत्ना,
इन सब के मतलब शीट दिए थे ना, भारतनाम, रत्ना। तो इस तरीके से किस तरीके से इन्होंने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्रमोट करा, और पोस्ट इंडिपेंडेंस के बाद भी इनको बंद नहीं किया क्योंकि ये प्रॉफिट में थे, ठीक है। पोस्ट इंडिपेंडेंस रिफॉर्म 1991 के बाद वो चीज़, ठीक है, ठीक है। ये आप खुद भी रीड कर सकते हैं, ये एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, ये आप रीड करेंगे। उसके बाद मैं देखिए आपके सामने इसको रखना हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, या स्टॉप करके इसको अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। इजी आराम आराम से मैंने इसको ऊपर कर दिया, ठीक है, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन है, आपको उसको इजीली मतलब इसको आंसर करना है, या आप खुद भी कर सकते हैं। मैंने आंसर इसलिए नीचे दे दिए हैं आपको ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और इसी तरीके से मेरी तरफ से मैंने सीबीएसई का सैम्पल पेपर इकोनॉमिक्स का 2025 बोर्ड्स के लिए कर दिया है, बहुत अच्छे से सॉल्व आपके सामने, ठीक है। और इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन को, एक ही चीज़ को अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ठीक है। और इसी तरीके से वीडियोस हम और लाते रहेंगे ताकि आपको आपके एग्ज़ाम्स में हेल्प होती रहे, ठीक है। और सब्जेक्ट्स को डाइवर्सिफाई भी करेंगे हम, ठीक है। इकॉनमी तो मैंने अच्छे से कर ही दिया आपको, सब ने कंप्लीट, हर चीज़ एक एक चीज़ मैंने कंप्लीट करा दिया आपको, ठीक है। इकॉनमी की कोई दिक्कत नहीं होगी इकॉनमी में आपको, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी में और मैक्रो इकोनॉमिक्स बोथ, ठीक है। माइक्रो मैंने कंप्लीट कराई दी है 11th क्लास के बच्चों के लिए। तो इसी तरीके से हम वीडियो लाते रहेंगे, और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच गाइस।